आज के दिन के अंतिम वक्तव्य के लिए मैं अंकित नरवाल अपना वक्तव्य शुरू करने से पहले केवल इतना कहना चाहता हूँ कि 8 खंडों में श्रीकांत वर्मा जी की जो रचनावली प्रकाशित हुई है उसको पढ़ने के बाद 10 मिनट में उस पूरी रचनावली पे कुछ कहना बड़ा दुस्साध्य है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा जो समझ उनके सारे रचनाक्रम को देखने के बाद मेरी बनी है। ये मैं अक्सर से पढ़ूंगा, इससे आपको आपत्ति हो सकती है, लेकिन इसके दो लाभ हैं। एक तो समय बचेगा, दूसरा इससे अवान्तर चीजें भी बच जाएंगी। मैंने शीर्षक रखा है पवन मुर्ग हम पीड़ा के पक्षधर। काव्य उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत हो या फिर परंपरा की निर्वैयक्तिकता तथा बाद में उसके खुले पाठ तक की आलोचकीय व्याख्या, कविता आह्लाद की तरह सृजित होती है। निसंदेह व सभ्यता के परिष्कार की तरह देखी पढ़ी गई है। बहुधा अनेक जगह उसके अभिष्ट अर्थ को काष्ठ के भीतर विराजमान रहने वाले अग्नि तत्व की तरह व्याख्यायित किया गया है। कविता में उतरने वाले अर्थ एक तरह से मौन में अभिव्यंजित अर्थ और मुक्ति की साधनात्मक अभिव्यक्ति का चोगा पहनकर कवि मन से सामाजिक के चित्त की यात्रा के दौरान बहुत सारे अर्थ ग्रहण करते रहते हैं। एक कविता अपनी लेख की यात्रा में जितना अधिक विस्तार पाती है, उसके अर्थों का विन्यास भी उतना ही अधिक होता जाता है। कविता बहुत दूर से आती हुई कोई पुकार भी हो सकती है और पार्श्व में कंधे पर हाथ रखकर बधाया गया कोई ढाढ़स भी। अपनी व्यापकता में वह एक संवाद रचती है। यह संवाद हर तरह के मौन के बावजूद कई बार अनसुना रह जाता है और कभी कभी अपने निहितार्थों में गहरी चीखों के बीच भी साफ साफ सुनाई देता है। कविता अपनी बुनावट में विरोधों के बीच सामंजस्य रचती है। वह शब्दों के सहारे केवल किन्हीं अर्थों को अभिव्यक्ति ही नहीं देती, बल्कि उसके भीतर एक सीमा के बाद चुप्पी भी अपने अर्थ पा जाती है, बशर्ते वह काव्य होने की शर्तों पर खरी उतरती हो। उसमें समाज के हालात को देखकर पूरी तरह निराश होकर सिनिसिज्म की राह न हो और न ही किसी तरह का सरल राजनीतिकरण। वह भाषा के बीच मुहावरे तलाशे जो कवि एक ही क्षण में अपनी कविता को गोला बारूद बना देते हैं, दूसरे ही क्षण उनकी कविताएं कमीज बनकर उपस्थित हो जाया करती हैं। अच्छी कविता इस तरह के साधारणीकरण का विलोम रचती है। प्रत्येक समृद्ध कवि अपनी कविता को इस संसार में अधिक से अधिक हिस्सा लेने की छूट देता है। बाहर से बेमतलब से दिखाई देने वाले इस संसार में वह अर्थ भरने की कोशिश करता है। निसंदेह कवि या रचनाकार का क्षेत्र राजनीति के नियमों की खोज नहीं, बल्कि मानव अनुभूति की तलाश है। मनुष्य की सूक्ष्म अनुभूतियों पर युग की विकराल छाया के जरिए अपने संसार को उसकी समग्रता में पेश करना ही किसी रचनाकार का दायित्व और नीति है। श्रीकांत वर्मा अपने संपूर्ण साहित्य में मनुष्य की बराबरी और हिंसा से मुक्त जिस समाज का स्लोगन देख रहे हैं, दरअसल वह प्रगतिशील हिंदी कविता का भी बुनियादी सवाल रहा है। 1954 से 1986 तक लगभग 32 वर्ष के अपने रचना काल में कविता को छायावादी रोमानियत से मुक्त कराने के लिए प्रतिबद्ध कवि के रूप में श्रीकांत वर्मा प्रयत्नरत रहे। वे मानते रहे जो कविता लिखता है उसे समझ लेना चाहिए। कविता शुद्ध प्राप्तियों का संसार नहीं, यह धर्म युद्ध की दुनिया है जिसमें कवि अपने प्रश्नों की अकेली और बहुत हद तक अमूर्त लड़ाई लड़ता है। अब समय इस कदर बदल गया है, जिस पाटलिपुत्र के निर्माण का स्वप्न सत्ता ने आजादी के समय दिखाया था, वह अब चकनाचूर हो गया है, बल्कि अब वह एक झूठ के सिवाय कुछ नहीं। आज तो यह झूठ सत्ता की जुबान में गारंटी का पर्याय बन गया है। श्रीकांत लिखते हैं, महोदय सुनते जाएं, हम और आप जिस पाटलिपुत्र के लिए लड़ रहे हैं, औरों की दृष्टि में वह एक किंवदंती है। श्रीकांत वर्मा एक और जहां कविता को रहस्यवादी और थोथी रोमानियत से बचाने के लिए प्रयत्नरत हैं, वह दूसरी ओर उसके दरबारी होने के भी परहेजी हैं। वे तत्कालीन उप प्रधानमंत्री द्वारा अपने आवास पर लेखकों को बुलाए जाने वाली एक सभा में यह कहकर वापस चले आए थे कि मेरा स्टैंड साफ है, मैं दरबारी नहीं हूँ। साहित्य उनके लिए सभ्यता समीक्षा का पर्याय है। उनके सामने भी सवाल मुक्ति बोध की तरह टिमटिमा रहा है, क्या करूं, कहाँ जाऊं, दिल्ली या उज्जैन। श्रीकांत के लिए दिल्ली का स्थान कौशल ने ले लिया है। प्रश्न और जवाबदेही ज्यों की त्यों मुंह जो रही है। यदि वास्तविक तौर पर देखा जाए तो कविता एक सृजन है, वहीं दूसरी ओर ध्वंस भी। निसंदेह जिस कवि की कविता में संकट बोध जितना गहरा और व्यापक होगा, वह अपने युग का उतना ही समर्थ प्रतिनिधि होगा। श्रीकांत वर्मा की कविता का काव्य नायक बेचैन, खंडित, जर्जर और व्यग्र हिंदुस्तान है। यह स्वाधीनता के बाद का वह भारत है जिसका शरीर और मन शत क्षत हैं, उसके चेहरे पर इतिहास की झुर्रियां हैं और सीने पर गोली के घाव। वह कौशल के बारे में जो राय रखता है, वही
की कविता का स्थायी मुहावरा है, कौशल अधिक दिन तक नहीं टिक सकता, कौशल में विचारों की कमी है। श्रीकांत वर्मा के लिए कविता का प्रश्न केवल काव्य सृजन का प्रश्न नहीं है, बल्कि इतिहास का भी प्रश्न है। उन्होंने अपनी कविता में इस प्रश्न को बार बार सृजित किया है। अपनी पहली ही कविता की खोज में श्रीकांत वर्मा छायावादी भावुकता से आगे बढ़कर उस मेहनत कश की ओर कविता को लाते हैं, जिसकी मेहनत हथौड़े बनकर गीतों के पत्थरों को तोड़ रही है। वे लिखते हैं, रेशमी कविता हमारी सांस करके बुन रहे हैं, घनों की रुइयां किरण की ताक से हम धुन रहे हैं, मिलें हमको हैं बुलाती, खेत हमको हैं बुलाते, हम मशीनों को पसीने से हैं रिसाते, ये हमारे यंत्र हैं, ये सब हमारे गीत गाते, बिजलियों की सुइयों से हम महामेघों को जगाते। श्रीकांत वर्मा की प्रारंभिक कविताओं में ही जन के प्रतिनिधि के रूप में किसान और कामगार उपस्थित हैं। मेहनत कश के श्रम का सौंदर्य ही उनके कवित्व का नायक है, लेकिन उसकी बेबसी और उसको चारों ओर से घेरे खड़ी सामाजिक और राजनीतिक चालाकियां भी उनके निशाने पर आई हैं। वे अपनी एक कविता ऋतु किसान में लिखते हैं, फसल काट वह अपनी दिशा साहुओं से है घिरता, नदियों नालों और ताज के कर चुकाता फिरता, दे लगान सागर को अपनी वृथा कृषक वह सहता है। श्रीकांत वर्मा की काव्य नायिका भी मेहनत कश और गृह कार्य में स्वयं को खपा देने वाली कर्म सुंदरी है। वे अपनी कविता जन्म दो सूर्य के लिए में लिखते हैं, तुम पति के अंक में वधू नहीं वध्य हो, सांस भी व्यवस्था उच्छ्वास भी व्यवस्था, बच्चे नहीं चलते हैं प्रश्न चिन्ह, जीवन के प्रश्न चिन्ह, आंगन के प्रश्न चिन्ह, मगर तुम निरुत्तर हो, जिंदगी निरुत्तर है, ओ पीड़ित आत्मा, एक और आत्मा को कोहरे में जन्म दो सूर्य के लिए। श्रीकांत वर्मा की कविता प्रकृति के मनोहारी भाव चित्रण के अपेक्षा उन अनदेखे कोनों पर प्रकृति के मार्फत नजर दौड़ाती है, जिसे कालिदास के मेघ नहीं देख पाए थे। उनके भटकते में कालिदास से अपने भटकने के लिए क्षमा मांगते हैं, किंतु उन्हें तक पहुंचने से पहले ही सूखे खेत देख लिए हैं। उनके रास्ते में आने वाली उजड़ी खपरेले और प्रकाश के उठते पत्ते एक गहरे अंतर्द्वंद को लेकर उपस्थित हैं। उन्हें याचक होना भले स्वीकार्य है, किंतु सदियों से आंखों ही आंखों में घुलते मनुष्य से मुंह मोड़ना उन्हें कभी स्वीकार्य नहीं। वे दोहराते हैं, जब अंकों आए ध्यान किसी कजरी में तुम मुझे पा लेना, मैं हूं नहीं कृतघ्न मुझे साप न देना। श्रीकांत वर्मा की कविताएं भगन आस्था के बीच एक निवेदन की तरह उपस्थित होती हैं। यह निवेदन किसी दैवीय सत्ता से नहीं है, बल्कि अपने सृजन की सहज वेदना के प्रति है। उनकी आस्था समय की जटिलताओं से पैदा जरूर हुई है, किंतु किसी निराशा और आत्मघात में जाकर दम नहीं तोड़ती। वे अपनी कविता पुत्र का निवेदन में लिखते हैं, मैं हारा नहीं पिता, मुझको आशीर्वाद दो माता लड़ने का, उस दिन के लिए लड़ूं जिस दिन जीवन में किसी भी माँ का बोझ बने, कोई भी पिता खंडर जैसा जीवन जी, बहने के दिन न गिने, शैशव के सपने ऐसे न पछाड़े जाएं, पत्थर पर कपड़ों से आंसू मत टपकाओ, मुझको प्रत्येक बूंद छाती पर पिघले लोहे जैसी लगती है। श्रीकांत वर्मा के लिए माँ की किसान आंखें बार बार अनगिनत सवाल लेकर आती हैं। श्रीकांत वर्मा की कविताएं तरह तरह की विभीषिकाओं पर गहरा और व्यंग्यात्मक प्रहार करती हैं। वे याद दिलाती हैं कि शांति का हवाला देकर लड़े हुए युद्ध पीछे शमशान छोड़ जाते हैं। उनकी कविता है नगर वधू, जिसमें वे लिखते हैं, युद्ध बाद एक एक स्वर के सिरहाने बैठी है शांति, सभी शांति प्रेमी थे। श्रीकांत वर्मा की सारी कविताओं का मुख्य सरोकार है मृत्यु, संहार और नैतिक। उनकी कविताओं में घाटों, नगरों, मृत्युओं का रेला सा चलाता है। उनकी कविताएं गणराज्य की सैद्धांतिक संकल्पना के साथ होने को लेकर बेचैन है। वो लिखते हैं, कौशल मेरी कल्पना में गणराज्य है, कौशल में प्रजा सुखी नहीं, कौशल सिर्फ मेरी कल्पना में गणराज्य है। श्रीकांत वर्मा आजादी के बाद की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों को समझने वाले सबसे बेचैन कवियों में हैं। श्रीकांत वर्मा की कहानियां, उन्होंने 29 कहानियां लिखी, जिसमें से एक कहानी को उन्होंने अपने उपन्यास में भी इस्तेमाल कर लिया। उनकी कहानियां शव यात्रा हो या बहन जीजों की पहली कहानी है, वो भी बहुत सारे आयामों को लाती है। मैंने इस लेख में लिखा है, श्रीकांत वर्मा की जो पत्रकारीय वैचारिकता है, उस पर समाजवाद और लोहियावाद की अनुगूंज है।
उनके लिए साहित्यिक क्रम एक तरह से सामाजिक क्रम है। उन्होंने अपने जीवन काल में ही समझ लिया था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में व्यक्ति धीरे धीरे एक वोट तंत्र में तब्दील होता जाएगा। इसलिए उनकी नजर, जिसमें एक पत्रकार का चौकन्नापन भी शामिल है, संसद से सड़क तक बनी हुई है। उनकी दृष्टि राष्ट्रपति से लेकर नितांत साधारण आदमी तक पहुंची है। श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रति आस्था के बावजूद उन्होंने लिखा कि कौशल में विचारों की कमी है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदारी भरे पद पर रहते हुए लिख दिया था कि कांग्रेस तुम्हारी शय होगी। तब और अब की राजनीति में कितने ऐसे लोग होंगे जो ऐसी ईमानदारी रखते हैं। आज तो पार्टी को ही देश मानने वाले लोगों की संख्या में अकूत वृद्धि हो रही है। ऐसी अपार श्रद्धा ने देश और लोकतंत्र का कितना नुकसान किया है, यह किसी से अब छुपा नहीं रह गया है। श्रीकांत वर्मा, यह मैं जोर देकर कहता हूँ, श्रीकांत वर्मा सिर्फ नरक, दहशत और व्यंग्य भर के कवि नहीं है। उनके यहाँ आई पीड़ा, दुख, गलानी, संताप, आक्रामकता, भय, निषेधन और मृत्यु के बावजूद वसंत की तलाश है, उसके आने की उम्मीद है। उनके पात्र प्रेम की राह पर असफल भले हुए हों, किंतु उनका स्वाभिमान जीवित है। यह आत्मशक्ति उनकी साहसी रचना धर्मिता का प्रमाण है। आखिरी दो लाइन, उनके भीतर का रचनाकार विवाद, उपेक्षा और संताप का शिकार होने के बावजूद कहता है, इस नगर